नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के, जिसमें एक बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। मई में पेपर लीक की जो खुलासे की बात थी वो गलत है। 6 जनवरी को ही पेपर लीक का खुलासा हो गया था। यूपी एसटीएफ ने जनवरी में गैंग को पकड़ा था। 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद भी परीक्षा रद्द नहीं हुई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बड़ी लापरवाही का खुलासा अब हो रहा है। और खुलासा ये कि जो मई में पेपर लीक की बात सामने आई थी, दरअसल वो बात गलत है। जनवरी में ही यूपीएसआईटी ने पेपर लीक के मामले का खुलासा कर दिया था। 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके परीक्षा रद्द नहीं की गई। तो जिस भर्ती के नाम पर यूपी सरकार पीठ थपथपा रही थी अपनी कि लॉकडाउन के दौर में हम 69,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, वही भर्ती प्रक्रिया अधिकारियों की लापरवाही, भ्रष्ट सिस्टम और गड़बड़ झाड़ों के चलते अब विवादों में आ गई है। और जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ गया है कि आखिर जब इतनी बड़ी भर्ती हो रही थी तो सावधानी क्यों नहीं बरती गई। और एबीपी गंगा संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। संतोष, ये जो खुलासा है बड़ा चौंकाने वाला है कि जनवरी में एसआईटी ने 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर ली, 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। उसके बावजूद अगर परीक्षा को रद्द न किया जाए तो किसी ने कोशिश की होगी कि रद्द न हो। देखिए, ये एसटीएफ ने ये उस दिन की कार्रवाई थी। 6 जनवरी 2019 को ही सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हो रही थी और उसी वक्त लखनऊ के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के समेत लखनऊ पुलिस का एक सिपाही अरुण कुमार समेत 14 लोगों पर यूपी एसटीएफ के इंस्पेक्टर विजेंद्र शर्मा की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और 9 लोग मौके से गिरफ्तार हुए थे। इसमें गिरफ्तार होने वाले लोगों में जो नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो भी गिरफ्तार हुए थे। बाद में लखनऊ पुलिस का वो सिपाही अरुण कुमार, जो पूरे इस नेक्सस का एक अहम कड़ी था, वो भी गिरफ्तार हुआ। यानी कि जिस दिन ये परीक्षा हुई उसी दिन ये खुलासा हो चुका था कि ये परीक्षा लीक हो चुकी है। पेपर लीक का एक बड़ा सिंडिकेट जिसके तार मेरठ, कानपुर और लखनऊ में जुड़े थे, यानी 3 शहरों में जुड़े थे, वहां पर ये पेपर लीक हो रहा है। उसके बाद जब सतीश द्विवेदी ने, शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि इसकी पहली शिकायत मई 2020 में राहुल नामक अभ्यर्थी ने की थी, तभी इस बात को लेकर के जो एक्टिविस्ट है नूतन ठाकुर, उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में सरकार भी बचा रही है, पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लिहाजा इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल संतोष ये भी उठता है कि जब एसटीएफ ने गैंग को पहले ही पकड़ लिया था तब फिर कई आशंकाएं खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब इस तरीके के मामले आते हैं तो अमूमन परीक्षा को रद्द किया जाता है, दूसरी कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा खुलता है उसके बावजूद परीक्षा करवा दी जाती है, परिणाम दे दिए जाते हैं। मतलब विभाग के अंदर कुछ ऐसे मजबूत लोग तो हैं जो चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जिस दिन परीक्षा हो रही है उस दिन पूरा पेपर लीक का गैंग पकड़ा जाता, वो भी राजधानी लखनऊ के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से, जहां पे 9 लोग गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद जब इसका रिजल्ट आता है तो उसके टॉपर को देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता है। प्रयागराज में जो सेंटर है वही नकलचियों का एक बहुत बड़ा सेंटर के तौर पर खुलासा होता है। यानी कि शुरुआत से ही इस पूरी परीक्षा व्यवस्था पर जो माफिया थे, जो शिक्षा माफिया थे, जो तमाम भ्रष्ट अफसर थे, उनकी निगाह थी और इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार चला। लेकिन उसके बावजूद सरकार के जिम्मेदार लोगों ने इस परीक्षा को निरस्त नहीं किया और ये कानूनी तौर पर ये साबित हो चुका था, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई। यूपी एसटीएफ जो अब इस मामले की जांच कर रही है, उससे पहले ही परीक्षा वाले दिन ही इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर दिया था कि ये पेपर
लीक हुआ है और राजधानी लखनऊ से पेपर लीक हुआ है। यानी कि उसी वक्त अगर सरकार इस पूरी परीक्षा व्यवस्था पर निगाह रखती, परीक्षा निरस्त कराती, तो शायद आज जो सरकार जो कटघरे में खड़ी हुई है और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो बिल्कुल, रहे हैं, सरकार युवाओं कम के से साथ कम इस खिलवाड़ सवाल हो से रहा बच है, जाती पूरा जिस हो पर पाता। विपक्ष को अब हमलावर होने का मौका मिल रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एक तरफ शिक्षक भर्ती में लगातार एबीपी गंगा खुलासा कर रहा है कि किस तरीके से लापरवाही बरती गई, तो वहीं आज 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाएगी। भर्ती पर स्टे लगाने के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दाखिल की थी और इस मामले में कोर्ट ने 8 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर फैसला आना है। तो आज शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच फैसला सुनाएगी। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जिस तरीके से ये फैसला आ जाना है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कोर्ट के फैसले के बाद। अवधेश, देखिए, निश्चित रूप से आज जो फैसला आना है काफ़ी अहम है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इस मामले में अब इतने कोर्ट केस हो चुके हैं, इतनी पेचीदगियां हो चुकी हैं कि अब अगर ये फैसला आज आता भी है तो भी ये सरकार को फैसला लेने में कठिनाई आएगी कि अब इस भर्ती को कैसे और कब से आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अभी जैसा हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ही बताए थे कि जिस तरह से जो रैकेट है, अब तो ये सारी चीज़ें पुष्ट है कि कब से ये रैकेट था, पुष्टि हो चुकी थी, उसके बावजूद जांच नहीं हुई। तो एक वर्ग वो भी अभ्यर्थियों का जो लगातार ये मांग कर रहा है कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी चीज़, इससे जुड़े कई केस है। फिर भी इन सब के बावजूद आज की सुनवाई काफ़ी अहम है, क्योंकि 3 जून को जिस दिन काउंसलिंग होनी थी, उस दिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा टर्न आया था वो इसी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले से आया था, लखनऊ बेंच की, जिसने काउंसलिंग पर स्टे लगा दिया था। एक तरफ काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी पहुंचे, दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश आता है और उसके बाद पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। इसी के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में अपनी विशेष अपील दाखिल की थी, जब ये दाखिल की गई तो उसके बाद 8 जून को इस पर सुनवाई भी हुई थी। 8 जून को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व किया इस पर, जो ग्राह्यता की अपील थी इन चीज़ों को लेकर, और साथ में 9 जून तक का समय दिया था कि जो अभ्यर्थी पक्ष के वकील हैं वो अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करेंगे। 9 तारीख को वो भी दाखिल हो गया। उम्मीद जताई जा रही थी 10 तारीख को ये फैसला आएगा, लेकिन 10 को फैसला नहीं सुनाया कोर्ट ने और आज कोर्ट जो है इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। सभी की निगाहें देखना होगा कि हाई कोर्ट आज क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि जो पुराना आदेश था, अब देखना 2 चीज़ों पे देखिए आदेश ध्यान देना होगा। एक के कोर्ट का फैसला क्या आता है, राज्य सरकार के अगर मान लीजिए पक्ष में भी आ जाता है तो भी क्या ये प्रक्रिया अब आसान होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश इसी बीच में आ चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को ध्यान में रखते हुए कई पद कहा है कि इन पर आप बिल्कुल भर्ती उसको नहीं होल्ड करेंगे। करने की बात तो करी। एक तरह से, शैलेश, कब तक पूरी ये जो फैसला आ merit सकता है है? की क्या इस बात बारे हो में कुछ रही है? जानकारी? कितने बजे बेंच इस पर फैसला सुनाएगी? देखिए, फिलहाल समय का बताना मुश्किल होगा अवधेश, लेकिन जाहिर है 10 बजे के बाद ही जब कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी तो उसके बाद इसका फैसला आएगा। और जैसा सूत्रों की माने तो इस पर जो सुनवाई है वो आज ओपन कोर्ट में हो सकती है, होने वाली है बल्कि कहे तो उसके बाद देखते हैं कि कब तक ये फैसला आता है। और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे वो अभ्यर्थी पक्ष हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, कि कोर्ट अब इस मामले में अपना क्या फैसला देती है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और अब बात श्रावस्ती की करते हैं, जहां पर गुरुवार को सैकड़ों बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ का एक बड़ा मामला सामने आया, जब बिना सरकारी आदेश के एक प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया। इसके बाद बच्चे बिना मास्क लगाए स्कूल पहुंच भी गए और सोशल डिस्टेंसिंग से अनजान एक साथ क्लास और स्कूल परिसर में जुट गए। लेकिन न तो प्रिंसिपल के पास इस बात का जवाब था और न ही अधिकारियों को इस बात का पता था कि किसके कहने पर स्कूल खोल दिया गया। सरकारी स्कूल के परिसर में घूम रहे बच्चों की ये तस्वीरें श्रावस्ती जिले की हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार और सरकारी आदेश को ताक पर रखते हुए सरकारी स्कूल को खोल दिया गया। जिसके बाद श्रावस्ती के जमुनाहा इलाके में इमलिया क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय में सैकड़ों बच्चे कॉपी किताब लेकर आ पहुंचे। श्रावस्ती के जिस स्कूल को बिना सरकारी आदेश के खोल दिया गया, उसे कुछ दिन पहले ही कोरोना लॉकडाउन के दौरान वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। लेकिन उसी स्कूल को गुरुवार को खोल दिया गया, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे एहतियात से अनजान बच्चे स्कूल पहुंच गए। लेकिन जब स्कूल में मौजूद प्रिंसिपल से इस बारे में सवाल पूछे गए कि बच्चों के साथ ऐसी लापरवाही क्यों की गई, तो प्रिंसिपल साहिबा जवाब देने की बजाय बौखला उठी।
फालतू ले रहे हैं। पहले आप कैमरा बंद करिए, पहले आप कैमरा बंद करिए। बेवजह स्कूल में आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आप सर बेवजह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मैं इनको दिमाग में हो, पहले आप जाइए। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? लेकिन सरकारी आदेश के बिना स्कूल खोलने का सवाल जब जिले के बीएसए से किया गया तो उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने का कोई आदेश नहीं है, लेकिन खुद बीएसए के पास भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्कूल कैसे खुला। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि स्कूल हम लोग खोले ही नहीं हैं। और यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित अध्यापक के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच कराई ली जाएगी। और जहां तक बात है बच्चों को बुलाने की, तो मेरे संज्ञान में ऐसा अभी नहीं आया है, और यदि आता है तो मैं इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करूंगा अगर टीचर ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है और क्यों बुलाया है बच्चों को। क्या कोई ऐसा आदेश आया है कि स्कूल खोल दिए जाए, बच्चों को बुलाया जाए? नहीं, स्कूल खोलने का कोई आदेश नहीं, अग्रिम आदेशों तक स्कूल बंद रहेंगे। बीएसए भले ही मामले की जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जब कोरोना की वजह से देश भर के स्कूल बंद हैं, तो किसकी इजाजत पर श्रावस्ती में सरकारी स्कूल को खोलकर सैकड़ों बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। शिक्षा विभाग में लापरवाहियों की परतें अब खुलने लगे हैं कि आखिर यूपी में शिक्षा के नाम पर कितना बड़ा गड़बड़चाला है। कहीं फर्जी शिक्षक, कहीं पेपर लीक, तो कभी अनामिका फर्जीवाड़ा। नाम अलग अलग, कारनामे एक हैं। इस बीच आगरा से हैरान करने वाला मामला आया है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। पहले बेसिक शिक्षा विभाग में घोटाला, अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में गड़बड़ी। 2 परीक्षार्थियों को मिला एक ही रोल नंबर, एक छात्र और एक छात्रा ने दे दी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग पर बट्टा लगाने वाले अनामिका फर्जीवाड़े के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगरा के शाहगंज का ये वही राजकीय इंटर कॉलेज है जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने माध्यमिक शिक्षा विभाग के कामकाज पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि इस कॉलेज के 2 परीक्षार्थियों ने एक ही रोल नंबर पर 2019-20 की इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा दे दी। स्टूडेंट्स 2 और रोल नंबर 1। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। अनामिका प्रकरण इस समय चर्चा में ही चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी बोर्ड में 2 ऐसे विद्यार्थी सामने आए हैं जिनका रोल नंबर 1 ही निकला है। दरअसल ये पूरा मामला ऐसे खुला कि जब आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज में छूटी हुई विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा कल संपन्न कराई गई, और उसी समय एक स्टूडेंट, एक मेल स्टूडेंट और एक फीमेल स्टूडेंट जब यहाँ अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा देने पहुँचे तो पता चला कि कुलदीप और आरती नाम के दोनों स्टूडेंट्स का रोल नंबर 1 निकला, 0094522। दरअसल आरती और कुलदीप नाम के 2 परीक्षार्थियों ने एक ही रोल नंबर 0094352 पर इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा दी थी। दोनों ही विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थी हैं। कुलदीप ने बाह के हरप्रसाद राजाराम इंटर कॉलेज में परीक्षा दी थी, तो आरती ने पथौली के किशन सिंह इंटर कॉलेज में परीक्षा दी थी। लेकिन इसका पता तब चला जब आरती और कुलदीप प्रैक्टिकल परीक्षा देने राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे। मिस्टेक तो हो ही जाती है, नॉर्मली हो जाती है। ये पहली मिस्टेक नहीं है, हर किसी से हो जाती है। विभाग से हो भी गई है तो उसका सॉल्यूशन होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि 2 अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को आखिर एक ही रोल नंबर कैसे दिए गए। लेकिन अब इस मामले पर आगरा के DIOS का कहना है कि बोर्ड को इस मामले की जानकारी दी जाएगी और जांच के बाद इस चूक को सुधारा जाएगा। यही कहा लोगों ने कि एक ही रोल नंबर 2 लोग प्रैक्टिकल देने आ गए, तो हम कहा इसकी जांच करिए। एक ही रोल नंबर के 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं? जब तक इनके मूल अभिलेख देखा नहीं जाएगा तब तक इस पर कोई टिप्पणी किया जाना संभव नहीं। एक रोल नंबर पे 2 परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा दी, और ऐसा अपने आप में एक बहुत ही अचरज भरा ये मामला है।
किसी को समझ में नहीं आ रहा ये गलती कहाँ से हुई है। फिलहाल DIOS ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और ये जो पूरी गलती है वो बता रहे हैं तो कि त्रुटिवश हुई है, लेकिन इस तरह का अपने आप में एक अलग हटकर मामला सामने आया है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं शिक्षा विभाग पर। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, ABP दरगाह। अनामिका फर्जीवाड़े पर वाराणसी में भी हड़कंप है। यूपी STF ने वाराणसी BSA से रिकॉर्ड मांग लिया है और BSA से अनामिका से जुड़े दस्तावेज तुरंत मांगे गए हैं। 88 शिक्षिकाओं के दस्तावेजों की भी जांच होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अनामिका फर्जीवाड़े पर वाराणसी में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि यूपी STF ने वाराणसी BSA से रिकॉर्ड मांगे हैं। BSA से अनामिका से जुड़े दस्तावेज तुरंत मांगे गए हैं और 88 शिक्षिकाओं के दस्तावेजों की भी जांच होगी। तो अनामिका मामले पर पूरे प्रदेश में जांच पड़ताल चल रही है। सरकार ने पहले फैसला ले लिया था कि सभी 75 जिलों में जांच होगी और इसी क्रम में STF ने वाराणसी BSA से रिकॉर्ड मांगा है। BSA से अनामिका से जुड़े दस्तावेज तुरंत मांगे गए। 88 शिक्षिकाओं के दस्तावेजों की भी जांच होगी। तो अनामिका फर्जीवाड़े में वाराणसी में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले की तस्वीरें आप देख चुके हैं कि किस तरीके से कासगंज में तस्वीर सामने आई। पहले गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में। प्रयागराज में भी जो अनामिका थी उसने इस्तीफा भेजा और अब वाराणसी में हंगामा इसलिए मचा हुआ है क्योंकि STF ने तत्काल 88 शिक्षिकाओं के दस्तावेज मांग लिए हैं जिनकी जाँच की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार है जिससे भारत भी अछूता नहीं। हालात ऐसे हैं कि आज भारत दुनिया में चौथे पायदान पर जा सकता है, यानी कि अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा कहर कोरोना का है तो वो हो गया है भारत। हालांकि ICMR का कहना है कि अभी देश में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं और व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में भारत के अंदर बढ़ता संक्रमण बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। और अविनाश का रुख करते हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। अविनाश, जो चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं, विपक्ष इस पर चुटकी ले रहा है कि सरकार से हालात नहीं संभल रहे हैं। ICMR कह रहा है कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से तुलना करनी पड़ेगी, लेकिन इन सब के बीच जमीनी हकीकत क्या है? क्या बढ़ते मामलों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं या दम तोड़ रही हैं? देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो बढ़ते मामलों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। चाहे दिल्ली की बात करें या नोएडा की बात करें, हर जगह पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर बात करें तो रोगियों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। नोएडा में 3 दिन पहले शर्मसार करने वाली घटना आई जब गर्भवती महिला को इलाज नहीं मिला। ऐसे कई सारे रोगी हैं जो रोजाना अस्पताल जाते हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि पहले या तो आप अपनी कोरोना जांच कराइए या तो ये कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ कोरोना का जांच हो रहा है। इसी तरीके की कुछ स्थिति दिल्ली में तो स्थिति और विकराल है। वहाँ पर तो लोगों को अस्पताल में बेड भी नहीं मिल रहे, लोगों को इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं और लोग कोरोना से ज़्यादा अन्य जो रोग है उससे भी दम तोड़ रहे हैं। और कोरोना की स्थिति ये है कि कोई भी अस्पताल भर्ती करने के लिए तैयार नहीं हो रहा और इसीलिए दिल्ली के उपराज्यपाल को आदेश जारी करना पड़ा कि अब हर अस्पताल के बाहर LED लगेगी जिसमें बताया जाएगा कि कितने बेड इस अस्पताल में खाली हैं, तो उसी हिसाब से मरीज उस अस्पताल में जा सके। तो जाहिर तौर से बात है कि स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराज गई है। लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, चाहे कोरोना को हो चाहे फिर अन्य रोगों को हो, इलाज नहीं मिल पा रहा है। और दिल्ली में तो स्थिति ये हो गई है कि अगर अब कोई मृत्यु हो रहा है, यानी कि किसी की अगर मौत हो जा रही है, तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तमाम सारे शमशान घाट में 3-3, 4-4 दिन की वेटिंग लिस्ट है। यानी कि अगर अपने आप परिजनों को लेकर किसी शमशान घाट में जाते हैं तो कहा यह जाता है कि 4 दिन बाद आइएगा तब अंतिम संस्कार होगा। तो इतनी बिदतर स्थिति हो चुकी है दिल्ली के अंदर और इसी को लेकर लगातार विपक्ष अगर बात करे तो केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहा है। हालांकि केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और उपराज्यपाल के फैसले को कहीं ना कहीं गलत बता रही है। बिल्कुल। और सवाल अगर अविनाश गौतम बुद्ध नगर की बात करें, नोएडा की बात करें, तो क्या दिल्ली वाले हालात अब नोएडा में भी बन गए हैं? क्योंकि यहाँ पर भी तमाम शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट तो आ गई,
लेकिन आप मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल सपोर्ट की तो छोड़िए, कोई कॉल करके पूछने वाला नहीं है, निर्देश देने वाला नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव जो हो गया अब आगे क्या करे। जी बिल्कुल। और अगर बात करें नोएडा की, तो इस तरीके की तमाम शिकायत आने के बाद कल देर शाम गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने नंबर जारी किए हैं, 3 नंबर जारी किए हैं और कहा यह गया है कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आता है प्राइवेट लैब में जांच के बाद, तो वो 3 नंबरों में से किसी नंबर पे कॉल लगाएगा। वो कॉल सारी रिकॉर्ड होगी, खुद जिलाधिकारी उसकी निगरानी कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो जल्द से जल्द कोविड पॉजिटिव मरीज से संपर्क करेगी। इसके अलावा अगर किसी के अंदर सिम्टम है तो वो उसके लिए भी नंबर जारी किए गए हैं, वो उस पर फ़ोन लगा के बता सकता है कि मुझे इस तरीके के सिम्टम है और कोरोना जाँच करानी, तो उसका भी सहयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ कल गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने एक और जानकारी दी। इस वक्त नोएडा के अंदर 900 बेड्स हैं जो कोविड पेशेंट्स के लिए हैं और नोएडा में अभी 250 कोविड पेशेंट्स एक्टिव हैं, यानी कि अभी 750 के करीब बेड खाली हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें फोर्टिस है, जेपी है। इन तमाम सारे अस्पतालों ने अपनी ओर से सीएमओ को दरख्वास्त दी है कि उनको कोविड का उपचार करने की इजाज़त दी जाए, जिसपे अब सीएमओ और गौतम बुद्ध नगर प्रशासन निर्णय लेगा। तो गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी ने जो तमाम सारी शिकायतें आ रही थी उसका संज्ञान लिया है, अब नंबर जारी किए हैं और उसको खुद देख रेख करने की बात कही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर और नोएडा के अंदर होम आइसोलेशन अलाउ नहीं है, यानी अगर किसी को कोविड पॉजिटिव होता है तो वो घर पर रह के अपना इलाज नहीं कर सकता, चाहे उसको माइल्ड लक्षण क्यों ना हो, हल्का लक्षण क्यों ना हो, उसको अस्पताल जाना पड़ेगा। और जो ये शिकायत आ रही थी कि लोग फ़ोन कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग उनको लेने नहीं आ रहा है, उनको अलग से आइसोलेट नहीं किया जा रहा है या अस्पताल नहीं लेने जा रहा है, इसका निराकरण करने के लिए उन्होंने 3 नंबर जारी किए हैं। ये तीनों नंबर पर मरीज अगर फ़ोन लगाएंगे तो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग होगी, डिटेल होगी, जिसका खुद निगरानी गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी करेंगे। शुक्रिया अविनाश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बात उन्नाव की करते हैं, जहां पर 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जालौन में भी 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और लखनऊ का जो पड़ोसी क्षेत्र है उन्नाव, यहां पर भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। उन्नाव में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और जालौन में भी 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जालौन में भी 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हमीरपुर में भी 18 नए कोरोना मरीज मिले। जालौन में भी 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उन्नाव में भी 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 480 केस आए हैं। यूपी में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,088 पहुंच चुका है। तो ये उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट है। एक दिन में 480 मामले, यानी कि अब ये आंकड़ा 500 को छूने जा रहा है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 12,088 पहुंच चुकी है। और अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो उसमें भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये 9 बजे का कोरोना अपडेट है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी।